हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलेटेड। एमपीसी के जो मेंबर्स हैं, आपको पता है 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं और 3 मेंबर एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं। तो उनका अभी नया सिलेक्शन हुआ है और पहले जो मेंबर्स थे वो उनको क्या कहते हैं, रीअपॉइंट नहीं किया जाता। ये आरबीआई के एक्ट में ही लिखा है, आरबीआई एक्ट 1934। और ये एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट्स इस बार फेज़ 1 क्लियर किए हैं उनका भी एग्ज़ाम होगा, फेज़ 2 का एग्ज़ाम 19 अक्टूबर को। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा काफ़ी लग रहा है कि बहुत हाई चांसेस है इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये न्यूज़ है, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में आया है कि गवर्नमेंट पिक्स 3 न्यू एक्सटर्नल मेंबर्स फॉर एमपीसी अहेड ऑफ द की मीट। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, करेक्ट। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डायरेक्टर राम सिंह, इकोनॉमिक्स सौगत भट्टाचार्य एंड नागेश कुमार, डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर आप इनका बैकग्राउंड देखेंगे ना तो मोस्टली ये जो लोग होते हैं ना, ये इकोनॉमिस्ट है, ये मोस्टली बाहर से पढ़े होते हैं। अगर आप ये देखेंगे, ये देखो सर है, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू से पीएचडी किया है, पोस्ट डॉक्टरल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद ही हैज़ बिन द फेलो एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद आप दूसरे सर भी देख लीजिए, ही इज़ अ नॉन रेसिडेंट सीनियर फेलो एट दी बोस्टन यूनिवर्सिटी ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी सेंटर। तो मोस्टली आपको पता है रघुराम राजन जी थे, उसके पहले उर्जित पटेल जी थे, बहुत सारे लोग हैं ना। क्योंकि एजुकेशन थोड़ा सा हमारे यहाँ पे आपको पता है इतना हाई क्वालिटी का अभी नहीं पहुँचा है, इसलिए जितने भी टॉप लेवल के जो थिंक टैंक बनते हैं मोस्टली वो बाहर से ही पढ़ के आते हैं। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी बाहर से किया है। इंडिया में पीएचडी का स्टैंडर्ड जो है वो अभी इतना अच्छा नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए जो बड़े बड़े पोजीशन पे लोग आएंगे वो बाहर से ही होंगे। हम कितना भी यहाँ पर बोले नहीं भाई हमारा एजुकेशन ऐसा है वैसा है, तो ये सारे जो ब्रिलियंट्स लोग हैं मोस्टली सारे के सारे फॉरेन, यूके या फिर यूएस में पढ़ने जाते हैं। ठीक है, ये मेंबर्स है, आपको इनका नाम याद रखना है। और अभी ये देखो, इसके पहले कौन थे, अशीमा गोयल मैम थी। ठीक है, अशीमा गोयल, आपको इनके नाम तो याद थे। जयंत वर्मा सर थे और शशांक भिडे। और ये इनका टर्म जो है अक्टूबर में इनको अपॉइंट किया था। और ये नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट नॉर कैन देयर टेन्योर बी एक्सटेंडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका टर्म होता है 4 साल के लिए। और अभी जो अगली मीटिंग होने वाली है 7 to 9 अक्टूबर में, और वहाँ पे कोरम जो होता है, कोरम यानी कि टोटल 6 मेंबर है तो मिनिमम 4 मेंबर चाहिए तभी मीटिंग हो पाएगी, अदरवाइज मीटिंग नहीं होती है। इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी लग रहा है कि डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा आपके लिए। मैंने सारे जो एमपीसी के एक्ट है वो आगे दिए हैं। जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 19 अक्टूबर को, उनको डेफिनेटली पढ़ना है। और जिनको आगे भी आरबीआई रिलेटेड पढ़ाई करनी है, या जो लोग डीपीआर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ आते हैं कि भाई एग्ज़ाम रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे, कोई एग्ज़ाम का डेट बताए या नोटिफिकेशन होगा, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। ऐसे में 99% एलिजिबल इंटरेस्टेड होते हैं। और ये एक अच्छी बात है, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है तो आपके लिए अच्छी बात है। क्योंकि कितनी भी वैकेंसी आ जाए और कितने भी लोग फॉर्म भरे, 5 से 10 हज़ार लोग ही सिंसियर होते हैं। अगर आप उसमें से है दैट इज़ गुड थिंग। अदरवाइज लोगों को बस क्या कहते हैं, जिसमें डोपामाइन वाली चीज़ में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, अभी देखो ये सारे एक्ट जो है सेक्शन से मैंने लाया है आपके लिए। ये है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सेक्शन। ठीक है, ये चैप्टर 3F है, प्रोविजन ऑफ दिस चार्टर टू ओवरराइड अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्फ्लेशन टारगेट कहाँ पे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एमपीसी। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है, अगर आप एमपीसी के मेंबर के नाम पूछेंगे आपको तो आपको बताना है कि भाई गवर्नर जो है वो एमपीसी के मेंबर होते हैं, करेक्ट। शक्तिकांत दास एज अ पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एमपीसी, करेक्ट। जब तक वो गवर्नर है तब तक वो मेंबर है, करेक्ट। एक एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या है, अगर वो आज आरबीआई के गवर्नर है तो वो मेंबर है, कल अगर नहीं रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे। लेकिन ये बाकी के जो लोग हैं, 3 लोग अपॉइंट हुए हैं, दे आर मेंबर ऑफ द एमपीसी एज अ पर्सन, एज अ पर्सन, एज अ पर्सनल कैपेसिटी, एंड दीज 3 आर एज पर देयर पोस्ट। एक्स ऑफिसियो का मतलब है जो ऑफिस में बैठेगा वो ऑटोमेटिक मेंबर हो जाएगा। ये थोड़ा डीप लेवल पे है, आपको समझा क्या नहीं मुझे बताओ। ठीक है, तो ये 3 है और बाकी जो 3 आते हैं वो बाहर से आते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसीजन जो है वो बाइंडिंग है, करेक्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, करेक्ट या इनकरेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। द डिसीजन ऑफ द एमपीसी कमिटी शैल बी बाइंडिंग ऑन द बैंक, यानी कि बैंक, यहाँ पे जो बैंक है
कैपिटल बी जब लिखा जाता है दैट इज अ रिजर्व बैंक, करेक्ट। जब कैपिटल बी लिखा जाता है दैट इज अ रिजर्व बैंक, तो ये बाइंडिंग है। बहुत जगह पे आपको पता है, जैसे प्लानिंग कमीशन था पहले या नीति आयोग है, उनके डिसीजंस क्या होते हैं, एडवाइजरी टाइप के होते हैं, ठीक है, नॉट बाइंडिंग। ये बाइंडिंग है, बाइंडिंग है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या क्या है, यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन दी है, आपको पढ़नी है। उसके बाद जो सर्च कमेटी होती है या जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन होता है उसमें, चेयरपर्सन कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, गवर्नर होते हैं या फिर वो अपॉइंट करते हैं किसी डिप्टी गवर्नर को, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मेंबर होते हैं, 3 एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे मेंबर्स होते हैं जो ये कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि एमपीसी के मेंबर्स कौन होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद उनका टर्म क्या है, देखो ये 4 साल के लिए है और यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट उनका नहीं होगा। रिमूवल कैसे किया जाएगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना आपको। उसके बाद वैकेंसीज है, सेक्रेटरी एमपीसी के सेक्रेटरी यानी कि जो ऑफिस वर्क होगा, फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, पिछले मीटिंग में क्या है सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको कहते हैं सेक्रेटरी। इंफॉर्मेशन फॉर एमपीसी, ठीक है। उसके बाद मीटिंग्स क्या है, एटलीस्ट 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट में क्या कहा है, एटलीस्ट 4 होने चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, यानी कि आरबीआई क्या करता है, एवरी अल्टरनेट मंथ करता है, ठीक है। अक्टूबर में होगा, जैसे उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में होगा, तो 6 करेंगे। लेकिन एक्ट के हिसाब से कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए मिनिमम, एटलीस्ट 4 होने चाहिए। कोरम कितना है, जैसे मैंने आपको कहा था कि कोरम कितना है, 4 है। ईच मेंबर शैल हैव 1 वोट, ठीक है। कितना वोट है, 1 वोट है। लेकिन अगर मान लीजिए 3-3 हो जाता है, 3-3 हो जाता है, तो फिर गवर्नर को डबल वोट करने का मौका मिलेगा। तो गवर्नर का वोट होगा, कास्टिंग वोट होगा, जिसको वेटो भी कह सकते हैं। वेटो नहीं कह सकते, कास्टिंग वोट है। वेटो का मतलब क्या है कि वो मतलब 1-5 भी होगा तो भी वो करेगा, उसको कहते हैं वेटो। लेकिन ये क्या है, कास्टिंग वोट है। इक्वल हो जाने के बाद मान लीजिए अगर गवर्नर यहाँ पे है 2 साइड में और 4 साइड में अदर मेंबर है, तो भी फिर गवर्नर का नहीं सुना जाएगा, मेजोरिटी का सुना जाएगा। लेकिन 3-3 केस में फिर गवर्नर के पास कास्टिंग वोट रहेगा, यानी कि वो 2 बार वोट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप्स टू बी टेकन टू इंप्लीमेंट द डिसीजन, क्या क्या स्टेप्स लेना है, पब्लिकेशन ऑफ द डिसीजन है, पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट। और ये ZM जो है, ये मुझे याद है आरआरबी के एग्जाम में आया था, जीए में। और इस ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ना, अभी बाकी एग्जाम्स में भी आने लगा है। तो आरबीआई का जो फेस 2 है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेलियर टू मेंटेन, मुझे याद है जब आरबीआई का एग्जाम 16 या 17 में होता, उस टाइम 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। उस टाइम पे 5-5 मार्क के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, एमसीक्यू वाले। तो उस टाइम ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया था कि फेलियर होने पे क्या होता है, ठीक है। रीजन देना पड़ता है, रेमेडीज देनी पड़ती है, करेक्ट। और वो पार्लियामेंट को बताना पड़ता है, ठीक है, पार्लियामेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है क्या करना है। और पावर टू मेक रूल्स, ये इनको पावर भी है क्योंकि ये एक्ट में दिया हुआ है, तो उनको पावर है, वो रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जिनका फेज 2 का एग्जाम है उनको इस पे 30 मिनट स्पेंड करने हैं, 30 मिनट्स 30, और इससे इंपॉर्टेंट एक्ट्स लिख लेने हैं, क्या क्या प्रोविजंस है, और उसको याद करना है, क्योंकि मुझे काफ़ी लग रहा है कि इसके बारे में कोई ना कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको आरबीआई में जाना है तो आपको पढ़ाई रिलेटेड चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी बहुत लोग हैं जो सिर्फ उनकी विश होती है कि भाई मुझे आरबीआई में जाना है, सिर्फ विश होती है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तभी सक्सेस मिलेगा। और आरबीआई की तैयारी करेंगे तो भी आरबीआई में हो सकता है सिलेक्शन। उसके बाद बहुत सारी एग्जाम होती है, तो पूरे साल में 20-25 एग्जाम्स होती है अलग अलग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, रेगुलेटरी बॉडी है, तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। जितने हाई लेवल का एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे उतना गवर्नमेंट जॉब लगने का चांस बढ़ जाएगा। इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।